नमस्कार। संकुल शिक्षण में आपका स्वागत। मैं मधुसूदन टाक। कक्षा सप्तमी का विषय गणित आज हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने 2 प्रश्न हल किए थे। तीसरा प्रश्न है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था? एक ही प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें इनका उत्तर देना है। प्रश्न का हल शुरू करते हैं। सोमवार को श्रीनगर का तापमान जो हमको दिया गया है उसको हमने यहाँ पर दर्शाया -5 डिग्री। मंगलवार को उससे 2 डिग्री कम हो गया तो हमने दर्शाया मंगलवार को कम हुआ 2 डिग्री सेंटीग्रेड। कम हुआ इसका अर्थ है वह माइनस में लिखा जाएगा। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना है यह ज्ञात करने के लिए सोमवार वाले तापमान -5 डिग्री में से 2 डिग्री कम करेंगे, अर्थात माइनस करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास में -7 डिग्री। क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं साथ में रहेगी तो जुड़ जाएगी। हमारा उत्तर हुआ -7 डिग्री। एक प्रश्न का हल हुआ। इसी का जो दूसरा हिस्सा पूछा हुआ था उसको भी हल करते हैं। बुधवार को तापमान बढ़ा 4 डिग्री सेंटीग्रेड और अभी हमको जो मंगलवार का तापमान प्राप्त था -7 डिग्री। तापमान बढ़ा इसका अर्थ है उसको हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमने -7 डिग्री में 4 जोड़ दिए। चूँकि दोनों के चिन्ह विपरीत हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटाया जाता है। 7 माइनस का है, 4 प्लस का है, माइनस वाली में से प्लस वाली छोटी संख्या घट जाएगी, तो उत्तर अपने पास में आया -3 डिग्री। इसका अर्थ है बुधवार को तापमान -3 डिग्री था। यह प्रश्न अपना हल हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? अर्थात इन दोनों की सीधी दूरी हमें बतानी है। चलिए हल करते हैं। इस चित्र से समझने का प्रयास कीजिए। ऊपर की ओर हवाई जहाज उड़ रहा है, वह 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है समुद्र तल से। समुद्र यहाँ पर है, इस समुद्र के तल से 5000 मीटर ऊपर। और पनडुब्बी पानी में तैरती है, यह नीचे की ओर, तो गहराई में 1200 मीटर नीचे है। इसका अर्थ है समुद्र तल से एक वस्तु ऊपर है, दूसरी नीचे है, तो इन दोनों की बीच की सीधी दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर कोई संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, दूरी को हम ऋणात्मक नहीं दर्शाते, ये दोनों वास्तव में जुड़ जाएगी। तो 5000 और 1200 दोनों संख्याएं जुड़ करके इसका उत्तर आने वाला है। चलिए हम देखते हैं आगे। इसका हल ये होगा, हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई 5000 मीटर हमने लिखी। पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई ये 1200 मीटर हमने लिखी। चूँकि इन दोनों की ऊर्ध्वाधर दूरी एकदम सीधी दूरी, खड़ी दूरी बतानी है, तो वो दोनों जुड़ जाएंगे। 5000 और 1200, इन दोनों को जोड़ दिया तो उत्तर आया हमारा 6200 मीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना समझें इसको। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है।
यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? चलिए जी, इसको हम आगे बढ़ते हुए हल करते हैं। पहले एक बार समझ लीजिए कि चारों दिशाएं, हम जब किसी कागज़ पर कार्य करेंगे तो ऊपर की ओर उत्तर दिशा को लिखते हैं, ठीक उसके विपरीत नीचे की ओर दक्षिण दिशा, अपने दाहिनी हाथ की ओर पूर्व दिशा प्रकट करते हैं और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। इसी का उपयोग अपने सवाल में होने वाला है, इसलिए इस सारे विषय वस्तु को समझना आवश्यक है। आइए देखते हैं। हमको दिया हुआ था वह पहले ए बिंदु से यहाँ से चल कर के पूर्व दिशा में यानी दाहिनी ओर आगे बढ़ती है और बी बिंदु तक जाती है। ये 20 किलोमीटर की दूरी है, हमने चित्र में देखा है। फिर इस बी बिंदु से पुनः लौटती है उसी सड़क से, उसी मार्ग से। तो इसका अर्थ है 20 किलोमीटर वाली ये दूरी तय करती है, लेकिन ये 30 किलोमीटर चल करके सी बिंदु पर पहुंचती है यहाँ पर। तो इसमें पूर्व दिशा की ओर जाना और वापस पश्चिम में आ जाना तो विपरीत दिशा हो गई। सारा ही काम एक ही सड़क पर जाने और आने से संबंधित हो गया। तो इसका अर्थ हुआ 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना। ये तो अपने आप में इसमें से 20 कम हो गया, वापस उसी बिंदु ए पर पहुँचे और फिर ए से सी की ओर चले हैं। तो यह जो दूरी है वास्तव में हमको इतनी ही बतानी है। करते हैं इसको हल। प्रश्न में पूछा गया था पूर्व में तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से प्रदर्शित करेंगे तो पश्चिम में तय की गई दूरी को किस में प्रदर्शित करेंगे? तो हम कहेंगे उसको भी धनात्मक में ही प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। दूरियां हमेशा धनात्मक ही होती है, कभी भी शून्य से नीचे दूरी का नाप नहीं होता है। इसलिए हम इसको धनात्मक में ही प्रकट करने वाले हैं। प्रश्न का हल जो संख्यात्मक अपने को देना था उसको लिखने का प्रकार ये हो जाएगा। हमने उसको समझा था, अभी लिखने का प्रकार बिंदु ए से पूर्व में तय दूरी 20 किलोमीटर और फिर वहाँ से विपरीत दिशा में लौटे हैं तो 30 किलोमीटर। एक ही सड़क पर जाकर के वापस उसी पर आना और फिर जिस बिंदु से प्रारंभ किया था उससे और विपरीत दिशा में आगे बढ़ जाना। तो यहाँ पर जो दोनों पूर्णांक अपने को दिए हुए हैं 20 और 30, वास्तव में इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा। तो 30 किलोमीटर पश्चिम में बढ़े हैं, 20 किलोमीटर पूर्व में, इन दोनों का अंतर यानी 10 किलोमीटर हमारा उत्तर होगा। इसलिए सी और ए बिंदु की दूरी, ए जहाँ से प्रारंभ किया था, सी जहाँ अभी समाप्त हुआ है काम, तो इन दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर, यह प्रकट करना अपने को धनात्मक ही है। प्रश्न संख्या 6 को हल करते हैं। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्या का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? यहाँ पर जो वर्ग दिए हुए हैं उनको हम देखते हैं। पहला वर्ग दिया हुआ है, इसमें संख्याओं का योग देखते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई है, 5, -1, -4। तो माइनस की दोनों संख्याओं का योग -5 हो रहा है, धनात्मक का 5, तो इन तीनों का योग हुआ 0। ठीक है, से दूसरी पंक्ति को देखिए। यहाँ पर माइनस के 5, माइनस के 2 दोनों जुड़ करके माइनस के 7 हो गए और प्लस का 7 में से 7 घट गए तो 0, ये भी बराबर हो रहा है। तीसरी पंक्ति को भी देखिए, इसमें 3
धनात्मक 3 ऋणात्मक, प्लस का 3 माइनस का 3, योग हो गया 0। खड़ी में भी इसका देखते हैं, यहाँ पर 5 और -5, ये भी 0 हो गया। यहाँ पर दूसरी खड़ी पंक्ति में -1 -2, ये मिलाकर हो गए -3 और प्लस का भी 3, इनका भी योग 0 हो गया। तीसरे खड़े स्तंभ में माइनस का 4 है, माइनस का 3 है, ये 7 हो गए और प्लस का भी 7, तो -7 + 7 ये भी 0 हो गए। अभी तक का काम ठीक हो रहा है। चारों पंक्तियों का योग और स्तंभों का योग हमने देखा, 0 हो गए। विकर्णों का योग भी देखते हैं। यहाँ पर पहला विकर्ण देखते हैं, ये देखिए यहाँ से तिरछा, विकर्ण का अर्थ तिरछा, इनका योग देखिए आप। 5 प्लस का है, 3 और 2 माइनस के, ये दोनों में मिलाकर 5 होते हैं, इसका अर्थ ये भी 0 हो गया। परंतु आखिरी विकर्ण को देखिए, इसमें 4 माइनस का, 2 माइनस का, माइनस के 6 हो गए, लेकिन प्लस की संख्या 0 है, इसका अर्थ ये -6 हो गया। तो यह मायावी वर्ग नहीं है, पहला वर्ग मायावी वर्ग नहीं है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा वर्ग देखते हैं। इसमें भी वैसे ही जांच करनी पड़ेगी अपने को। ऊपर से प्रथम पंक्ति को प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 प्लस का, 10 माइनस का और 1 0 है, तो माइनस का 10 बड़ा है, इसमें से 1 घट जाएगा तो माइनस का 9 आ गया। दूसरी पंक्ति को देखते हैं, इसमें तीनों ही संख्याएं माइनस की है, इसलिए आपस में जुड़ जाएगी। 4 3 7, 7 में 2 जोड़ दिए तो 9, माइनस की है तीनों, इसलिए माइनस का 9 आ गया, ये भी ठीक है। और तीसरी पंक्ति को भी देखिए आप, इसमें 2 संख्याएं -7 -6, ये हो गए माइनस के 13, और 4 प्लस वाले इसमें से कम हो जाएंगे, ये -9, ये भी काम ठीक है। स्तंभों को देखेंगे तो 1 -4 -6, माइनस के 10 हुए, 1 प्लस का -9, इसकी गणना हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरे स्तंभ को देखते हैं। 10 माइनस का और 3 माइनस का, 4 प्लस का है, 10 और 3 13, उसमें से 4 घट गए तो माइनस का 9 रह जाएगा, सही है। यहाँ पर 0 और उसके बाद -2 -7, दोनों ही माइनस की संख्या है, -7 और -2 जुड़ जाएंगे तो -9 हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ तक हमने देखा। अब इसके आगे विकर्णों का भी देखते हैं। पहला विकर्ण लेते हैं, यहाँ से हम, ये देखिए 1 प्लस का है, 3 माइनस का, 7 माइनस का, 7 और 3 10 हो गए, 10 में से 1 प्लस वाला घट जाएगा तो -9, ये ठीक हो गया। दूसरा विकर्ण भी लेते हैं, ये देखिए -6 -3, ये जुड़ करके -9 हो जाते हैं, तो इसका अर्थ है यह अपनी सभी शर्तों को पूरा करता है। इसका अर्थ है क्रमांक 2 पर ये जो वर्ग आया है यह मायावी वर्ग है। इसका ठीक से अपने को उत्तर देना है। हमने सब प्रकार से जांच की तो हमारा उत्तर आया। हम लिख कर भी उत्तर देंगे, हमने उनकी जांच की है। अतः वर्ग 2 एक मायावी वर्ग है जिसकी सभी पंक्ति, सभी स्तंभ व सभी विकर्णों का योग समान आता है। आज हमने पढ़ा, इसके आधार पर हमको गृह कार्य करना है। आपकी प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न आपको गृह कार्य में करना है। मैं इसको बताता हूँ आपको। मोहन अपने बैंक खाते में रुपये 2000 जमा करता है और अगले दिन इसमें से रुपये 1642 निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, खाते में जमा राशि का उल्लेख करना 2000 रुपये, निकाली गई राशि 1642, इसका भी उल्लेख करना है। जो प्रश्न में पूछा गया कि खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से बताते हैं तो जमा राशि को कैसे निरूपित करेंगे, तो हमें बताना जमा राशि को हम धनात्मक में निरूपित करेंगे और निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात करनी है तो जमा और निकासी
इन दोनों का घटाव करना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है और शेष जमा राशि का उल्लेख आपको करना है। आशा है आप सभी को आनंद आया होगा। अच्छे से आप गणित विषय पढ़ रहे हैं। आप भी निरंतर प्रयोग करते रहिए और यहाँ से दिए गए गृह कार्य को मन लगाकर कीजिए। आप सभी की प्रगति की मैं शुभकामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।